मानव शरीर के अंग और ग्रंथियां। यानी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। मानव शरीर के अंग और ग्रंथियां यानी ऑर्गन एंड ग्लैंड। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि ऑर्गन और यानी अंग और ग्रंथियों में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं बोलूं एक होता है अंग, एक होती है ग्रंथि यानी एक ऑर्गन और एक है ग्लैंड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। देखिए अंग जो है ना वो होते हैं जैसे हमारे शरीर के बाहरी हिस्से, हाथ, पैर, मुंह, त्वचा, ठीक है, ये क्या है? अंग है। लेकिन हमारे शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि लीवर हो गया, है ना, यकृत हो गया, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, मस्तिष्क हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारे के सारे आंतरिक अंग बोलते हैं, जिनको हम क्या बोल देंगे? ग्लैंड्स बोलेंगे, ग्रंथियां बोलेंगे। समझ गए? तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं यकृत की यानी लीवर की, ठीक है, तो लीवर जो है ये आप जानते हो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या बता दोगे? लीवर। इसका वजन 1 से 1.5 किलो के बीच में होता है। 1 से 1.5 किलोग्राम के बीच में इसका वजन होता है, ठीक है, 1 से 1.5 किलो। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। लीवर जो है यह भोजन के पाचन में भी मदद करता है। भोजन के पाचन में मदद करता है। वो कैसे? देखिएगा, यकृत जो है ना इससे पीतरस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? पीतरस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाइल जूस। पीतरस यानी बाइल जूस, ठीक है। क्या स्रावित होता है? पीतरस यानी बाइल जूस। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो पीतरस है ये क्या काम करता है? देखो हमारे शरीर में जो भोजन जाता है ना, हमारे शरीर में जो भोजन जाता है वो एक अम्ल के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है? अम्ल के। यानी जो भोजन हम खाते हैं उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। समझ गए? कैसी होती है? अम्लीय, कि यानी अम्ल के रूप में जाएगा। तो ये अम्ल के रूप में जाएगा, भोजन जो है वो किस रूप में जाएगा? अम्ल के रूप में। लेकिन जब भोजन का पाचन होता है किस में? आंत में। भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? आंत में, यानी छोटी आंत आप बोल सकते हो, छोटी आंत में, ठीक है, कि भोजन का पाचन कहाँ जाके होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में होगा क्या? जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाएगा, अमाशय से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, तो क्या होगा कि यकृत से आने वाला पीतरस और एक होता है अंगनाशय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज से जो रस स्रावित होता है उसको हम अंगनाशय रस ही बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, अंगनाशय। अब अंगनाशय से आने वाला अंगनाशय रस और यकृत से आने वाला पीतरस छोटी आंत में भोजन में जाकर मिल जाते हैं। जब ये मिलेंगे तो भोजन की अम्लीय प्रकृति को क्या बनाएंगे? अक्षारीय। अम्ल से क्या बनेगा? अक्षार। तो भोजन उस टाइम पचेगा। समझे? उसको ही डाइजेशन बोलते हैं, इसी वजह से ही भोजन पचता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भोजन की अम्लीय प्रकृति को अक्षारीय कौन बनाता है? पीतरस और अंगनाशय रस। पीतरस और अंगनाशय रस एक ही ऑप्शन में आएंगे। अगर अलग अलग ऑप्शन में आए तो पीतरस को प्रेफरेंस दे देना। आप लोग समझ गए इस चीज को? क्लियर है इतनी बातें? तो क्या लिखेंगे? भोजन की अम्लीय प्रकृति को अक्षारीय, भोजन की अम्लीय प्रकृति को अक्षारीय
अम्लीय प्रकृति को अक्षारीय पीतरस और अंगनाशय रस मिलकर बनाते हैं। पीतरस और अंगनाशय रस मिलकर बनाते हैं। भोजन की अम्लीय प्रकृति को अक्षारीय पीतरस और अंगनाशय रस मिलकर बनाते हैं। समझ गए इस पॉइंट को? क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लीवर उत्सर्जन का काम भी करता है। यकृत जो है ये उत्सर्जन का काम भी करता है। उत्सर्जन क्या होता है? एक्सर्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सर्शन। उत्सर्जन होता क्या है? शरीर में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जैसे कि हमारी त्वचा किसका उत्सर्जन करती है? पसीने का उत्सर्जन करती है। समझ रहे हो? उसी तरीके से यकृत जो है वो भी उत्सर्जन के कार्य में मदद करता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि उत्सर्जन का काम तो नहीं करता, लेकिन उत्सर्जन के काम में, जैसे अब त्वचा है, पसीने का उत्सर्जन करती है, तो त्वचा उत्सर्जी अंग हो गई। यकृत उत्सर्जी अंग तो है, लेकिन जैसे डायरेक्टली त्वचा उत्सर्जन कर रही है उस तरीके से उत्सर्जन नहीं करेगा। करेगा क्या फिर? क्या करेगा? देखिएगा, हम एक बात जानते हैं, जो हमारे गुर्दे हैं ना, जो हमारी किडनी है, ठीक है, ये गुर्दे हमारे शरीर से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गुर्दे तो यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि यूरिया की स्टोरेज कहां पे होती है ह्यूमन बॉडी में? यकृत में होती है। समझ गए कि यूरिया की स्टोरेज जो है वो कहां पे होती है? लीवर में होती है, यकृत में होती है। यूरिया की स्टोरेज जो है वो कहां पे होती है बच्चों? यकृत में होती है। अब एक बात सोचो आप कि यूरिया की स्टोरेज लीवर में है, यकृत में है। समझ गए? तो एक चीज यहां पे, एक चीज देखिए कि यूरिया के रूप में वहां पे स्टोर नहीं होती। किस रूप में होती है? अमोनिया के रूप में स्टोर होती है, अमोनिया के रूप में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे कि यूरिया लीवर में किस रूप में स्टोर होती है, तो आपका आंसर आएगा अमोनिया। क्या आएगा? अमोनिया आएगा। अब एक बात सोचिए यहां पे कि अमोनिया, अब जब यकृत ये देखता है कि मानव शरीर में अमोनिया और एक होते हैं अमीनो अम्ल, ठीक है, एक होते हैं अमीनो अम्ल, ठीक है, एक अमोनिया और एक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों का बनता है। प्रोटीन किसका बनता है? अमीनो अम्लों का। समझ रहे हो ना? एक प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलाकर बनता है। तो अब जब लीवर में ये दोनों चीजें हैं, अमोनिया और अमीनो अम्ल, जब लीवर ये देखेगा कि अमोनिया और अमीनो अम्ल की मात्रा जो है वो अतिरिक्त हो रही है, यानी जरूरत से ज्यादा, लीवर में क्या हो रही है? जरूरत से ज्यादा अमीनो अम्ल तथा अमोनिया हो रही है, तो लीवर इसको किस में चेंज कर देगा? यूरिया में चेंज कर देगा। यूरिया में चेंज करके किसके पास भेज देगा? गुर्दे के पास भेज देगा, और गुर्दे इसे शरीर से बाहर निकाल देंगे यूरिन के माध्यम से। समझ गए? समझ रहे हो ना इस प्रोसेस को? क्लियर है इतनी बातें? तो आपसे पूछा जाए यूरिया को शरीर से बाहर को निकालते गुर्दे, आपको बोल दिया जाए किस रूप में स्टोर होती है यूरिया? अमोनिया के रूप में। कहाँ पे? लीवर में। जब लीवर ये देखता है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है तो इसको किस में चेंज कर देगा? यूरिया में चेंज कर देगा। यूरिया में चेंज करके किसके पास भेज देगा? गुर्दे के पास भेज देगा, और गुर्दे इसको शरीर से बाहर निकाल देंगे, किडनी इसको शरीर से बाहर निकाल देगी। समझ रहे हो ना? क्लियर है इतनी बात? तो ये चीजें होती हैं जी इस तरीके से। तो लीवर जो है ना वो एक्सर्शन में वर्क कर रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली इंसर्शन तो नहीं कर रहा ना, एक्सर्शन तो नहीं कर रहा ना। समझ गए इस चीज को? ठीक है, क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? लिखिए यकृत मानव शरीर में उपस्थित, यकृत मानव शरीर में उपस्थित अतिरिक्त अमोनिया को, मानव शरीर में उपस्थित अतिरिक्त अमोनिया को यूरिया में बदलकर
अतिरिक्त यूरिया में बदलकर गुर्दे के पास भेज देता है और गुर्दे उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा होप सो आपको। ठीक है, अब और क्या वर्क है इसका, लीवर का? देखिएगा, यकृत में, लीवर में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, 2 प्रकार के प्रोटीन। फाइब्रिनोजन, इंग्लिश में भी फाइब्रिनोजन बोलेंगे, और एक होता है हिप्रिन, इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? हिप्रिन बोलेंगे। ठीक है, फाइब्रिनोजन और हिप्रिन। अब ये जो फाइब्रिनोजन है ना, इसको स्कंदक प्रोटीन बोला जाता है। स्कंदक प्रोटीन, स्कंदक का मतलब होता है जमना या जमाना किसी भी चीज को। तो आप बोल सकते हो कि ये ब्लड क्लॉट बनाने में, स्कंदक होता है क्लोटिंग करना, है ना, ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। अब किसी इंसान को चोट लगी है, चोट लग रही है तो खून आ रहा है, खून आएगा तो मतलब जैसे जैसे अब अपनी चोट ठीक होगी उस पर एक लेयर, खून बंद होगा, एक लेयर बनेगी, उस लेयर को क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का या क्लोट बोलते हैं। रक्त का थक्का या क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोट। अब जब तक ये नहीं बनेगा तब तक चोट ठीक नहीं होगी, तब तक वो लेयर सी नहीं बनेगी, तब तक क्या चोट ठीक होगी? नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसको बनाने में, आपसे पूछा गया रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड क्लोट बनाने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन मदद करता है। एक बात बता दूं आपको, रक्त का थक्का न बनना एक रोग है जिसको हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। इंग्लिश का वर्ड है ये, हिंदी में ऐसे ही लिखा आता है। ठीक है, कि जो रक्त का थक्का न बनना एक डिजीज है जिसे क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। अब एक बात सोचिएगा कि हीमोफीलिया जो है ये एक रोग है। हीमोफीलिया क्या है? एक रोग है। कौन सा रोग है? आनुवंशिक, यानी आप इसको जेनेटिक डिजीज बोलेंगे। आनुवंशिक रोग है यानी जेनेटिक डिजीज। ठीक है, क्लियर इतनी बात? जेनेटिक डिजीज है ये, आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, दादा से आगे पापा, पापा से आगे बच्चों को, ये चीजें समझ रहे हो? उसके साइड में यहां पे देखिए हिप्रिन लिखा है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है हिप्रिन, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्कंदक। इसका बिल्कुल अपोजिट फाइब्रिनोजन का। अब ये शरीर के बाहर वर्क करता है और वो शरीर के अंदर, समझ गए? तो एक बात सोचो, शरीर के बाहर जब चोट लगती है तो खून नहीं जमता या खून नहीं रुकता, तो ये समस्या है। और अगर आपके शरीर के अंदर चोट लग जाती है, खून जम जाता है, तो ये समस्या है ना। खून जमना, अगर शरीर के अंदर खून की गांठ बन जाए तो ये एक बहुत बड़ा रोग बन सकता है ना। तो उसको बनने से, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिप्रिन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिप्रिन। क्लियर है? तो इसे प्रतिस्कंदक प्रोटीन बोलेंगे कि ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। समझ गए? होप सो आप इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, आपको बोला जाए भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच कहां से की जाती है? लीवर से। तो ये बात भी लिख लो कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच लीवर से की जाती है। ठीक है, मैं मेन बातें लिखवानी है आपको, हर एक अंग की, हर एक ग्रंथि की। ठीक है, जितनी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। लंग्स, फेफड़े यानी लंग्स। कितने होते हैं फेफड़े? 2 होते हैं। ठीक है, फेफड़ा जो है वो 2 होते हैं, यानी एक जोड़ी आप बोल सकते हो, 1 पेयर।
ठीक है। अब एक बात सोचिए, इसका वजन जो है वो 170 ग्राम होता है, ये बात भी लिख लो, प्रति फेफड़ा, यानी एक फेफड़े का वजन 170 ग्राम होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में फेफड़ा श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग है। ठीक है, श्वसन तंत्र का क्या है, मुख्य अंग। फेफड़ा जो है ये श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। अब ये श्वसन का काम तो करता ही होगा, तो जितनी भी गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान, वो कहाँ होता है, फेफड़े पे। चाहे इनहेलेशन हो चाहे एक्सहेलेशन हो, वो कहाँ पे होगी, फेफड़े में, लंग्स में होगी। क्लियर है इतनी बातें। तो गैसें अंदर आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। तो कुछ एक लॉजिक मैंने आपको पहले बताए थे कि हम मनुष्य की सांस के द्वारा, एक श्वसन की क्रिया क्या होती है, एक रेस्पिरेटरी दर जो होती है वो क्या होती है कि एक बार सांस को अंदर लेके जाना और दूसरी बार सांस को बाहर निकालना। यही होता है ना कि एक बार सांस को अंदर लेना और दूसरी बार सांस को बाहर। तो जब हम अगर मेन गैसेस की बात करूं मैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है, जब हमने एक बार सांस को अंदर लिया और दूसरी बाहर निकाला सांस को, ठीक है, अंदर लेके गए ऑक्सीजन की मात्रा जितनी एटमॉस्फेयर में होती है, जितनी वायुमंडल में होती है, कितनी होती है, 21%। 21% ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में होती है, समझ गए। तो हम बाहर कितनी निकालते हैं, 17%। और मतलब एक बार जब हम सांस अंदर लेकर गए 21% ऑक्सीजन गई और बाहर निकाली 17%। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4। ये हमने क्या किया, अब्जॉर्ब किया, जिसको आप हिंदी में बोलोगे कि ग्रहण। तो आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन एक सांस के द्वारा एवरेज लेके चले तो कितनी होती है, ग्रहण की जाती है 4%। उसी तरीके से मैं नाइट्रोजन की बात कर लूं, तो नाइट्रोजन हम 78% होती है एटमॉस्फेयर में, 78% अंदर लेके जाते हैं और 78% ही बाहर निकालते हैं। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 0%। समझ गए इस चीज को, 0% वायुमंडलीय का बोला मैंने, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका 0% हम क्या करते हैं, अब्जॉर्ब। तो फिर हमें नाइट्रोजन कहां से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। प्रोटीन का सबसे मुख्य तत्व पूछा जाए तो वो कौन है, नाइट्रोजन है। प्रोटीन में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। हम प्रोटीन लेते हैं सोयाबीन दालों के रूप में, तो हम समझोगे हम क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन भी साथ में ले रहे हैं। लेकिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का 0%, ये आपको समझाएंगे बाद में भी। और उसके बाद में देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे CO2 की, CO2 हमारी खुद की बॉडी जो है वो किसका निर्माण करती है, CO2 का निर्माण करती है। ठीक है, CO2 का निर्माण करेगी तो 0.03 वायुमंडल में प्रेजेंट रहती है, तो हम 0.03% अंदर लेकर गए, लेकिन बाहर कितनी निकालेंगे, जितनी 4% ऑक्सीजन हमने अब्जॉर्व की उतनी ही 4%। तो ये बैलेंस है हमारी बॉडी में भी गैसों का। क्लियर है, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये था फेफड़े, बाकी करेंगे हम कल। ठीक है जी।